लीजिए हाजिर हूँ एक और बेहतरीन कहानी के साथ मैं परमिता। और इसी के साथ आपने ट्यून इन कर लिया है द साइलेंट जोन पर। आज की कहानी है मालती जोशी की बहुरी अकेला। स्टाफ रूम में गर्मा गर्म बहस चल रही थी। मुझे देखकर क्षण भर को ऐसा सन्नाटा खींच गया कि मुझे लगा कि कहीं बहस का मुद्दा मैं ही तो नहीं हूँ। तभी मिसेस झा ने कहा, लो ये आई मिस मार्टी, इन्हें भेज दो, बहुत काबिल आइटम है, कैसी भी सिचुएशन हो ब्रेवली हैंडल करती हैं। मिसेस सक्सेना मुंह बनाकर बोली, वे दिन गए मिसेस झा, अब तो ये मिस प्रिविलेज हैं, इन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह मुझ पर इतनी कृपा दृष्टि क्यों हो रही है? मैंने आखिर पूछ ही लिया। अरे हम गरीब क्या कृपा दृष्टि करेंगे, कृपा दृष्टि तो आप पर मैडम की है, इसलिए तो तुम्हें कोई असाइनमेंट नहीं दिया जा सकता, खासकर संडेज को। मिसेस सक्सेना कुटिलता से आंखें नचाकर बोली। उत्तर में सबने एक साथ बोलना शुरू किया। बड़ी देर बाद मेरी समझ में जो आया उसका सार ये था कि शुक्रवार को एमए फाइनल की लड़कियां अजंता एलोरा जा रही हैं, पर इंचार्ज मिसेस गुप्ता के ससुर जी आज अचानक कुछ कर गए। अब सवाल ये है कि उनके स्थान पर किसे भेजा जाए। सबकी अपनी परेशानियां थी। मिसेस सक्सेना की बिटिया वायरल में पड़ी थी। रविवार को किरण के देवर की सगाई थी। मिसेस कृपाल की सास पैर में प्लास्टर बंधवा कर पड़ी थी। खंडेलवाल के पूरे दिन चल रहे थे। दास गुप्ता के दोनों बच्चों के सोमवार से टर्मिनल शुरू हो रहे थे और बिसरिया पहले से छुट्टी पर थी। स्टाफ में 2-3 अति बुजुर्ग सदस्य थी जिन्हें इस मिशन पर भेजना बेकार था। एकाएक मुझे याद आया, विभा तो जा रही है ना, या उसके यहाँ भी कोई प्रॉब्लम है? विभा तो जा ही रही है, पर वो तो खुद बच्ची है, लड़कियों को क्या संभालेगी? कोई जिम्मेदार व्यक्ति भी साथ होना चाहिए। और तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैडम की चहेती जो हो। उनकी सख्त हिदायत है कि अंजू शर्मा को छुट्टी के दिन कोई काम न सौंपा जाए। देर से शादी करने का यही तो फायदा है, सबकी सिंपैथी मिल जाती है। मैं चकित सी देखती रह गई। ये सब के सब मेरी कॉलिग्स थी। सालों से हम साथ काम कर रहे थे। हमेशा कैसी शहद घुली बातें करती हैं। आज पता चला कि सबके मन में कितना जहर भरा हुआ है। उन सबके पास व्यस्तताओं की एक लंबी लिस्ट थी। एक मैं ही फालतू नजर आ रही थी, पर उनके शब्दों में प्रिविलेज थी, इसीलिए सबकी जबान पर जैसे कांटे उगाए थे। भला हो मिसेस देश पांडे का, मेरा पक्ष लेते हुए बोली, अभी तक तो यही बेचारी सारी बेगार ढो रही थी, अब इसके साथ मैडम थोड़ी सिंपैथेटिक हो गई है तो तुम लोगों को जलन हो रही है। अरे ये तो सोचो कि इतनी देर से उसने शादी की है, पति भी साथ नहीं रहते, एक छुट्टी के दिन ही मेल मुलाकात हो पाती है, वो भी तुम लोगों से देखी नहीं जाता। उनकी बुजुर्गियत का ख्याल करके सब चुप हो गए, पर सबके चेहरे पर यह भाव था कि इसने देर से शादी की है तो उसका खामियाजा हम क्यों भुगते। मिसेस सक्सेना से तो आखिर रहा ही नहीं गया। बोली, आंटी अब साल भर हो गया, इतना तो कोई नई नवेली बहू को भी नहीं सहजता। मेरा तो जैसे खून खौल गया। आप लोग यही चाहती हैं कि इस बार मैं लड़कियों के साथ जाऊं तो चली जाऊंगी, उसके लिए इतने तानों उलाहनों की जरूरत नहीं है। और मिस्टर हबी, उनका क्या होगा? उसकी चिंता आपको क्यों हो रही है? दैट इज माई प्रॉब्लम। उसी तेज में मैं मैडम के कमरे में चली गई और कह दिया कि मिसेस गुप्ता के न आने से कोई परेशानी हो रही हो तो मैं तैयार हूँ। वे कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर बोली, इट इज़ वेरी स्पोर्टिंग ऑफ यू। दरअसल मैं तुम्हें बुलाने का सोच ही रही थी। अकेली विभा पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता ना, तो आप इतना संकोच क्यों करती हैं मैम? यू आर द बॉस, आप जिसे कहेंगी उसे जाना ही पड़ेगा। आप नहीं जानती, आपके इस सौजन्य का
लोग कितना गलत अर्थ निकालते हैं। आई डोंट केयर। मैं तो सिर्फ शर्मा जी के बारे में सोच रही थी। मैं 4-5 बार उन्हें बतला चुकी हूँ कि वे मिस्टर कश्यप हैं, शर्मा नहीं, पर उन्हें याद ही नहीं रहता। अब तो मैंने टोकना भी छोड़ दिया है। इसलिए उनके सुर में सुर मिलाकर कहा, आप शर्मा जी की चिंता ना करें, मैं उन्हें फ़ोन कर दूंगी। वे भी सरकारी नौकर हैं, ड्यूटी का मतलब समझते हैं। ओके, एंड गुड लक टू यू। घर लौटते समय बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मेरे प्रस्ताव के बाद मैडम के चेहरे पर जो राहत के भाव उभर आए थे, उनसे बड़ी संतुष्टि मिली थी। पर ईमानदारी की बात ये थी कि उनसे भी ज्यादा राहत का एहसास मुझे हो रहा था। पिछले 2 हफ्ते श्रीमान जी नहीं आए थे। आखिरी बार जिस मूड में यहाँ से गए थे, लगता था इस बार भी नहीं आएंगे। 2 रविवार लगातार मैं पड़ोसियों की प्यार भरी पूछताछ से तंग आ गई थी। इस हफ्ते फिर वही सब दोहराना संकट लग रहा था। शायद इसीलिए आगे बढ़कर मैंने ये जिम्मेदारी ले ली थी। मुझे एक बहाना चाहिए था, सो मिल गया। कभी कभी लगता है मैंने नाहक शादी की। जिंदगी अच्छी भली गुजर रही थी, ना कोई टेंशन था, ना पछतावा। बस एक शादी की चिंता थी जो मुझसे ज्यादा मेरे भाइयों को खाए जा रही थी। अपनी भरी पूरी गृहस्थियों के बीच बेचारे एक अपराध बोध के साथ जी रहे थे। बड़े भैया की पिंकी के बीए कर लेने के बाद तो सबके सब जैसे एकदम व्यग्र हो उठे। कम से कम उसकी शादी से पहले मेरी शादी हो जाना लाजमी था। सो श्रीमान कश्यप को घेरा गया। 10 और 12 साल के 2 बच्चों के बाप से शादी करना मेरे लिए कतई रोमांचक नहीं था। पर भाई आश्वस्त थे कि मुझे अपना एक घर मिल गया है। पर उस घर से जुड़ कहाँ पाई, किसी ने मौका ही नहीं दिया। शादी के बाद 4-5 दिन रही थी। बाद में दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के लिए गई थी बस। छुट्टियों में वे मुझे 1 आध महीना घुमाने ले गए थे। 1 महीना मुझे भाइयों के पास रहने के लिए कह दिया था। भाइयों के पास तो हर छुट्टी में जाती थी, पर इस बार का अनुभव नया था। पीहर आई बहन बेटी का स्वागत सत्कार लाड दुलार पहली बार ही पाया था। शादी के बाद भी मैं तो उसी घर में बनी रही। पर हाँ, मिस्टर कश्यप को जरूर एक अतिरिक्त घर मिल गया था। उनकी सारी छुट्टियां यहीं गुजरती। केंद्र सरकार की नौकरी थी। शनिवार रविवार छुट्टी होती। वे भोपाल से शुक्रवार को इंटरसिटी से आते और सोमवार की सुबह उसी ट्रेन से लौट जाते। साल भर से मेरा दाम्पत्य जीवन इसी साप्ताहिक तर्ज पर चल रहा था। उस रविवार की रात को भी वे घड़ी में अलार्म भर रहे थे कि मैंने कहा, सुबह चले जाएंगे। जाना तो पड़ेगा ही, कल सोमवार है, भूल गई क्या? सोमवार को कैसे भूल सकती हूँ, मुझे भी तो कॉलेज जाना है। पर मुझे भी कुछ याद आ रहा है। क्या? कल शाम मैंने कुछ लोगों को खाने पर बुला लिया था। कल क्यों, आज ही बुला लेती ना। यूं ही बुलाना अच्छा नहीं लगता, कोई मौका भी तो हो। तो कल क्या है? आपकी याददाश्त तो इतनी अच्छी है, आपको यहाँ बैठकर भी अपने बच्चों के ही नहीं, भांजे भतीजों के, मामा मौसियों के जन्मदिन याद आ जाते हैं। कल तुम्हारा जन्मदिन है? नहीं, मेरा जन्मदिन तो कब से आकर चला गया। जिन्हें याद था उन्होंने मना भी लिया। आपके लिए मुझे 100 बहाने करने पड़े। एक साड़ी अपनी ओर से खरीदकर आपके उपहार के तौर पर पेश करनी पड़ी। मेरा जन्मदिन आपको याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, पर कल की तारीख तो आपको याद रखनी चाहिए ना, या कि उसका भी आपके निकट कोई महत्व नहीं है। न चाहते हुए भी मेरी आवाज़ थोड़ी तल्ख हो गई थी। उन्होंने कैलेंडर की ओर नज़र डाली। ओह, कल 11 नवंबर है, मतलब अपनी शादी को 1 साल पूरा हो गया। धन्य भाग्य, आपको याद तो आया, पर आपने इस तरह मुंह क्यों लटका लिया?
मैंने रुकने के लिए कहा, ज़रूर है, पर कोई प्रॉब्लम हो तो रहने दीजिए। सेलिब्रेशन का मूड अगर है तो मैं साथ चली चलती हूँ, नहीं तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चलना चाहो तो ज़रूर चलो, उन्होंने कहा, पर स्वर में कोई आग्रह नहीं था। सेलिब्रेशन का तो ऐसा है कि बच्चों की परीक्षाएं चल रही है। मंगलवार को रौनक का गणित का पेपर है, इसलिए मेरा कल जाना जरूरी है। सेलिब्रेशन से मेरा मतलब किसी पार्टी से नहीं था। हम सब मिलकर बाहर खाना खा सकते थे या एक आध पिक्चर देख सकते थे। बच्चों की परीक्षाएं चल रही है तो कोई बात नहीं, हम लोग दिन भर साथ ही रह लेते। ये प्रस्ताव आपकी ओर से आता तो मैं उतने ही में खुश हो जाती, पर आपको तो याद ही नहीं था। आपको अम्मा जी के ठाकुर जी तक की याद रहती है। पिछली रामनवमी और जन्माष्टमी पर श्रृंगार का सारा सामान आप यहीं से ले गए थे। बस आपको मेरा जन्मदिन या अपनी शादी की सालगिरह याद नहीं रही। बार बार बच्चों का अम्मा का ताना क्यों दे रही हो? वे लोग मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं क्या हूँ? सिर्फ जरूरत। कैसी जरूरत, ये भी बताना पड़ेगा। कुछ देर तक कमरे में भीषण स्तब्धता छाई रही। फिर मैंने ही कहा, आप बच्चों के सामने एक आदर्श पिता बने रहना चाहते हैं, इसलिए मुझे तरजीह नहीं देते, जानती हूँ। इसलिए आज तक आपने मेरे स्थानांतरण के लिए प्रयत्न नहीं किया। आश्चर्य तो ये है कि अम्मा जी ने भी कभी इसके लिए जोर नहीं दिया। प्लीज लीव माई मदर एलोन। मैं कोई उन्हें गाली थोड़ी दे रही हूँ, एक बात कह रही हूँ। कोई भावुक महिला होती तो कहती, बहू अब तुम आकर जल्दी से अपना घर बार संभाल लो और मुझे छुट्टी दो। पर वे बड़ी प्रैक्टिकल हैं, उन्हें यही व्यवस्था रास आ गई है। घर उनका एक छत्र शासन में भी बना रहता है और बेटे को कोई परेशानी भी नहीं होती। वो आदर्श बेटा बना रहता है, आदर्श पिता बना रहता है और उसकी साप्ताहिक आनंद यात्रा भी निर्विघ्न चलती रहती है। आनंद यात्रा? वाह, तुम क्या सोचती हो? तुम कोई हुस्न परी हो जिसके लिए मैं दीवानावार चला आता हूँ? ठक लगा जैसे किसी ने कलेजे पर एक घूसा जड़ दिया हो। बड़ी मुश्किल से मैं उस पीड़ा को जब्त कर पाई। फिर अत्यंत कसेले स्वर में कहा, मैं हुस्न परी होती तो 34 साल तक अनब्याही न बैठी रहती और ना ही 2 बच्चों के बाप से शादी करती। ये बात कहने के साथ ही मैं दीवार की ओर मुंह करके लेट गई थी। इस कारण उनका चेहरा नहीं देख पाई, पर वो जरूर स्याह पड़ गया होगा। वे उस रात कब कहाँ सोए मैं नहीं जानती। सुबह अलार्म बजा था पर मैं नहीं उठी। उन्होंने शायद अपने से ही चाय बनाई थी, पर मैं दम साधे पड़ी रही। जाते समय उन्होंने मुझे आवाज़ दी भी हो तो पता नहीं। सुबह उठी तो लगा जैसे एक भयानक स्वप्न देखकर जागी हूँ। उसके बाद आज तीसरा शुक्रवार है। जनाब की कोई खबर नहीं। रूठ कर गए हैं, सोचा होगा मना लेगी, पर हम उस मिट्टी के नहीं बने हैं। बल्कि गुस्सा तो मुझे होना चाहिए था। अपमान तो मेरा हुआ है। सच तो ये है कि उनके न आने से मुझे राहत ही मिली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मैं उस व्यक्ति का स्पर्श या सामीप्य सहन नहीं कर पाऊंगी। सुबह बैग भर रही थी कि फोन खड़का। मैं बोल रहा हूँ। मैं? कितना जबरदस्त अहम है, जैसे आवाज सुनते ही पहचान लिए जाएंगे। अच्छा आप हैं? कहिए। हम लोग रात को 9 बजे तक पहुंच रहे हैं। फोन इसलिए किया कि खाना बनाकर रख सको। पिछले 2 शुक्रवार से मेरा खाना बर्बाद हो रहा था, पर मैंने उसका जिक्र न करते हुए कहा, हम लोग मतलब बच्चे भी साथ आ रहे हैं, इसलिए बस से आ रहा हूँ। ट्रेन बहुत लेट पहुँचती है। मैं पसोपेश में पड़ गई। मेरी चुप्पी से वे भी थोड़े विचलित हो गए। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? कहो तो बच्चों को न लाऊं? बड़ी मुश्किल से उन्हें राजी किया था। बच्चे आ रहे हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम।
लेकिन सचमुच एक प्रॉब्लम आ गई है। मैं आज शाम को ही अजंता एलोरा जा रही हूँ। प्रोग्राम बदल नहीं सकती? नहीं, क्योंकि ये प्लेजर ट्रिप नहीं है। कॉलेज की लड़कियों के साथ इंचार्ज बनकर जा रही हूँ। पर तुम ही क्यों? मैं क्यों नहीं? पिछले साल भर से तो उन्होंने मुझसे कोई काम नहीं लिया। मेरे सारे संडेज फ्री रखे। कॉलेज में इतनी परीक्षाएं होती हैं, पर कभी इन्विजिलेशन की ड्यूटी भी नहीं दी। पर किसी की सदा सहायता का ज़्यादा फायदा उठाना अच्छा थोड़ी लगता है। आखिर ये मेरी नौकरी है। इस बार उधर चुप्पी छाई रही। फिर 2 हफ्ते से आप आए नहीं थे, तो मैंने सोचा इस बार भी नहीं आएंगे। मैं 2 हफ्तों से नहीं आया, तो तुमने कोई खोज खबर भी तो नहीं ली? एक बार फोन ही कर लेती। कारण मुझे मालूम था, इसीलिए फोन नहीं किया। मैं बीमार भी तो हो सकता था। बीमार होते तो आप ही मुझे फोन करते। आप तो नाराज थे। मैं तो आज भी आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। शायद अम्मा जी ने। हर बार अम्मा को बीच में क्यों ले आती हो? बहुत श्रद्धालु अंतकरण से कह रही हूँ कि शायद अम्मा जी ने ही समझाया होगा कि कमाओ बीबी से बनाकर चलना चाहिए। उधर से फोन पटकने की आवाज आई। मैंने भी परवाह नहीं की। अगर आप कड़वी बात कहते हो तो सुनने के भी हौसला रखो। जब सुन नहीं सकते तो कहते क्यों हो? कॉलेज से लौटते हुए अचानक ख्याल आया कि सफर के लिए कुछ जरूरी चीजें ले लूं। घर की ओर मुड़ने की बजाय मैं बाजार की ओर मुड़ गई। वो शायद मेरी होनी ही थी जिसने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि उस ओर मुड़ते ही एक स्कूल बस मेरे सामने आ गई। उसे बचाने के लिए मैं सड़क के इतने किनारे चली गई कि गिर ही पड़ी। क्षण भर को आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पल भर में वहां भीड़ जुट गई थी। 4 सहृदय लोगों ने मुझे स्कूटर के नीचे से निकाला और पास के अस्पताल में पहुंचाया। मैंने तुरंत एक फोन पड़ोस में किया और एक कॉलेज में। नीतू और उसकी मम्मी फौरन दौड़ी चली आई और पूरे समय मेरे साथ बनी रही। कॉलेज में फोन करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि वे लोग मेरे भरोसे न रहें। पर खबर मिलते ही प्रिंसिपल मैडम भी 2-3 लोगों के साथ आ गई और जाते समय अपनी कार वहीं छोड़ गई। रात 10 बजे जब घर लौटी तो मेरे दाएं हाथ में प्लास्टर था, बाएं पैर की पिंडली में 6-7 टांके थे और घुटने और कंधे पर खरोंचें थी। सौभाग्य से सिर पर कोई चोट नहीं थी, पर वो बेतरह घूम रहा था। घर आते ही पस्त होने से पहले मैंने बड़े भैया को फोन लगाया। मेरे कुछ कहने से पहले वे बोल उठे, अरे इतनी देर तुम कहाँ थी? मैं कब से फोन लगा रहा हूँ। उनके स्वर में उल्लास फूटा पड़ रहा था। मैंने अपनी बात कुछ देर को मुलतवी करके कहा, थोड़ा बाजार तक गई थी। पर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? अरे वो बीकानेर वाले पिंकी को देखकर गए थे ना, उनके यहाँ से हाँ आ गई है। अरे वाह, बधाई। लड़का 3 महीने के लिए जापान जा रहा है, इसीलिए माँ के साथ एक बार मिलने आ रहा है। मेरी इच्छा थी कल तुम दोनों भी आ जाते तो लड़के को देख लेते। दरअसल क्या है भैया कि मैं कॉलेज के साथ टूर पर जा रही थी, तो इन्हें आने के लिए मना कर दिया था। कब जा रही हो? आज ही जाना था, पर पता नहीं कैसे स्कूटर से गिर पड़ी। पट्टी वगैरह करवा कर अब भी लौटी हूँ। ज्यादा चोट तो नहीं आई? चोट तो ज्यादा नहीं आई है, पर आना जरा मुश्किल लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, टेक केयर। इन लोगों से निपट लूं, फिर आता हूँ। नीतू मुझे देखती रह गई। ये क्या, आपने ठीक से बताया क्यों नहीं? वे बिटिया का रिश्ता तय कर रहे हैं। इस समय मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। जीजा जी को तो फोन कर दिया होता। नहीं रे, यहाँ नहीं आना था, इसीलिए उन्होंने टूर प्रोग्राम बना लिया था। घर पर अम्मा जी और बच्चे अकेले होंगे। इतनी रात को फोन करूंगी तो परेशान हो जाएंगे।
जीजाजी के पास मोबाइल नहीं है। यही तो सोच रही हूँ, इस जन्मदिन पर उन्हें प्रेजेंट ही कर दूंगी। बहुत परेशानी होती है। अच्छा नीतू, आज की रात तुम मेरे पास रह जाओगी? कल से मैं बसंती को बुला दूंगी। कैसी बात कर रही हैं? आज तो मुझे रहना ही है। आपने घर पर खबर की भी होती तो सुबह से पहले कोई आता थोड़ी। वो रात बहुत मुश्किल से कटी। कहानी का दूसरा व आखिरी हिस्सा हम सुनेंगे पार्ट 2 में। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करने में बिल्कुल संकोच मत करिए। आपके लाइक्स में ही हमें प्रोत्साहन मिलती है आगे बढ़ते रहने की। मैं फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ। विदाई। जय जगन्नाथ।